हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखो, पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, किस तरीके से चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आने पर रिएक्ट करते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे कि दो बैलून्स के ऊपर जब चार्ज आ जाता है तो वो किस तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। इसी तरीके से हमने एक एग्जाम्पल देखा था हेयर और कॉम्ब का, जिसमें एक प्लास्टिक का कॉम्ब हेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ये जितने भी फिनोमिना हो रहे थे, जिनमें या तो अट्रैक्शन हो रहा था या फिर रिपल्सन हो रहा था, तो इन सब के पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स रही होगी, है ना। कोई भी बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। ऐसा कब होता है? जब उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही होती है। तो आज इसी फोर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस फोर्स को हम जनरली बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर जनरली इलेक्ट्रिक फोर्स भी हम इसको बोल देते हैं। और जिस लॉ से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को डिफाइन करते हैं और उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं, उस लॉ को हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो आज के लेक्चर में हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ की दोनों फॉर्म हम देखेंगे, स्केलर फॉर्म देखेंगे, फिर वेक्टर फॉर्म देखेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें दो से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, यानी कि मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट हो, तो वहां पे हम कूलम्ब्स लॉ को यूज करके किस तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स का पता कर सकते हैं। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं। देखो, कूलम्ब्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली जो चीज है वो चार्जेस की प्रॉपर्टी है। हम जानते हैं कि जो भी लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या हुआ है, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब कि ये चार्ज इधर की तरफ जाएगा, इस चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगेगी। इसी तरीके से नीचे दो नेगेटिव चार्जेस हैं, इस पे भी इधर की तरफ फोर्स लगेगी, इस पे भी इधर की तरफ, ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन जो थर्ड वाला केस आपका है, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिर्फ ये तीन तरह के केस ही हमारे पास बनते हैं, दो में रिपल्सन होता है और एक में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज हमको समझनी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर भी दो चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहे हैं और इसी के बारे में हम पता करने वाले हैं कि इसको कैसे मेजर करते हैं। लेकिन जो मेन समझने की बात यहाँ पे है वो ये है कि भले ही Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी भी हो, लेकिन दोनों ही जो फोर्सेस लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर वो इक्वल होंगी। मान लिया अगर Q1 जो है 3 कूलम्ब का है और Q2 जो है वो सिर्फ +1 कूलम्ब का है, और F12 फोर्स हमने मानी जो Q1 पे लगा रहा है Q2, ठीक है, और F21 फोर्स हमने मानी जो 2 पे लग रही है 1 की वजह से। तो ये पॉइंट आपका कहता है कि भले ही 1 और 2 की वैल्यू कितनी भी हो, लेकिन दोनों फोर्सेस जो होंगी वो हमेशा इक्वल होंगी। भले ही Q1 10 कूलम्ब का हो, 100 कूलम्ब का हो, और Q2 छोटा सा हो, 1 कूलम्ब या 2 कूलम्ब, 3 कूलम्ब, लेकिन फिर भी जो फोर्स 2 1 पे लगाएगा वो भी उतनी होगी जितनी फोर्स 1 2 पे लगाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमेशा इक्वल होगा दोनों का। अब कूलम्ब्स लॉ को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना है कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। देखो, कूलम्ब्स लॉ जो है वो सिर्फ एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस के ऊपर। अब पॉइंट चार्जेस मतलब समझो कोई भी दो बॉडीज हैं जो कि चार्ज्ड है। अगर उन दोनों बॉडीज की जो डायमेंशंस है, यानी कि उनकी रेडियस या उनकी लेंथ या उनकी विड्थ, वो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके कंपेरेबल है, मतलब कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों चीज के बीच में, तो वो पॉइंट चार्ज नहीं होगा। पॉइंट चार्ज कब होगा? जब उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो डायमेंशंस होंगी वो कंपैरेटिवली बहुत ही छोटी हो जाएंगी उन दोनों के बीच की डिस्टेंस से। देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, क्रिकेट हम सब खेलते हैं, तो मान लो मेरे पास क्रिकेट की दो बॉल्स हैं, ठीक है, एक है बॉल ए, एक है बॉल बी। अब मैंने इन दोनों बॉल्स को एक दूसरे से थोड़ी सी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। मान लिया डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, कुछ भी हो सकती है, 40-50 सेंटीमीटर, समझ लो 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मैंने इनको रखा हुआ है। ठीक है, और जो इनकी डायमीटर होगी लगभग कितनी रहती है क्रिकेट के बॉल की डाया, लगभग 10-15 सेंटीमीटर ये भी होता होगा, है ना। समझ लो 10 सेंटीमीटर इनकी डाया है।
तो देखो यहाँ पे जो इसकी डायमेंशन है बॉल की और जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कंपेरेबल है ना। 10 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर को हम कंपेयर कर सकते हैं, इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि ए और बी, ए एंड बी आर नॉट पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अब इसी केस को हम थोड़ा दूसरी तरीके से देखते हैं। अब ये दोनों जो टेनिस की बॉल है ये चार्ज्ड बॉल्स हैं, ठीक है, एक ए है और एक बी है। अब मैंने इन दोनों को इतनी दूर प्लेस कर दिया है, समझ लो मैंने 1 किलोमीटर दूर रख दिया इनको एक दूसरे से। तो 1 किलोमीटर मतलब 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर। तो इस केस में क्या होगा, इनका जो डाया था जो कि सिर्फ 10 सेंटीमीटर था, अब वो इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर, इसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया है, जिसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इस डायमेंशन को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। सो अब हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी विल एक्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो अब क्या हो गया है, अब वही सेम जो बॉल थी जो कि पहले पॉइंट चार्ज नहीं थी, जैसे ही उनके बीच में मैंने डिस्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ा दी, अब वो एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रही हैं। तो अब ये जो दूसरे वाला केस है, यहाँ पे हम कूलम्ब लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, कूलम्ब लॉ सीखने से पहले हमने जो मेन कंडीशंस थी उनको हमने सीख लिया है। अब हम सीधा अपने लॉ पे चलते हैं। तो देखो, हमारे एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे मिस्टर कूलम्ब, उन्होंने कूलम्ब्स लॉ दिया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ चार्ज पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास रखा और फिर उन्होंने उनकी वैल्यूज को कम ज्यादा करते रहे, चार्ज को बढ़ाते रहे, कभी चार्ज को कम करते रहे, कभी उन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को चेंज करते रहे, और फिर उन्होंने बहुत सारी रीडिंग्स ली। और इन सब रीडिंग्स के बाद वो 3 कंक्लूजन पे पहुंचे। वो तीनों कंक्लूजन क्या थे, अगर समझो 2 चार्ज पार्टिकल हमने लिए हुए हैं, एक है Q1 और एक है Q2। अगर ये दोनों सेम चार्ज होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर दोनों डिफरेंट चार्ज होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो कूलम्ब ने कहा वो था कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, यानी कि जो Q1 और Q2 है, ये चार्ज जितना ज्यादा होगा उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी, या ये Q1 या Q2 जितना कम होगा उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स भी उतनी कम हो जाएगी। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या देखा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एक डिस्टेंस है जिसको मान लिया हमने R मान लिया यहाँ पे। अब जैसे जैसे उन्होंने इस डिस्टेंस को बढ़ाया तो उन्होंने देखा इलेक्ट्रिक फोर्स भी कम होती जा रही है, और जैसे जैसे इस डिस्टेंस को कम किया तो उन्होंने देखा इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ती जा रही है। तो यानी कि इस रेडियस का जो स्क्वायर है उससे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकली। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था कि फोर्स विल एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस। कि फोर्स तो हम समझ गए कि इलेक्ट्रिक चार्जेस और उनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, लेकिन वो लग किस डायरेक्शन में रही होगी। जब आप इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करोगे तो जिस लाइन से ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं उसी लाइन के अलोंग वो फोर्स एक्ट करेगी। अब वो बाहर की तरफ एक्ट करेगी या अंदर की तरफ एक्ट करेगी, ये उस चार्ज का नेचर बताएगा कि वो दोनों सेम चार्ज हैं या फिर डिफरेंट चार्जेस हैं। ठीक है, तो अब देखो, इन 3 ही पॉइंटों को हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं और अपने कूलम्ब लॉ से जो हमें फॉर्मूला मिल रहा है उसको देखते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो बोल रहा है कि ये जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड दिस फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। ठीक है, दोनों चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों को मिला के हमें क्या मिल जाएगा कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। सो एक इक्वेशन तो हमको ये मिल रही है। दूसरी इक्वेशन हमको क्या मिल रही है कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यानी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इन दोनों ही इक्वेशन को जब हम एक साथ लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई r²। तो हम ये जानते हैं जब भी हम कोई प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं और उसकी जगह इक्वल्स टू लिखते हैं तो हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू हो गया, इस कांस्टेंट को हमने बोला K, Q1 इंटू Q2 अपॉन r²।
सो दिस इज योर कूलम्ब्स लॉ। अब इस k को क्या बोलते हैं? दिस इज योर इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट F यहाँ पे क्या है? F इज योर इलेक्ट्रिक फोर्स। Q1 Q2 और R हम पहले ही जान चुके हैं। Q1 Q2 दोनों चार्जेस हैं और R है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। सो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये आपके कूलम्ब्स लॉ की स्केलर फॉर्म है। अब यहाँ पे हम हर चीज को जानते हैं अच्छे से। एक नई जो चीज आई है वो है आपका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को समझते हैं। अब जो आपका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, यानी कि k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन क्या है? 4 पाई इज अ कांस्टेंट। व्हाट इज दिस एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इज परमिटिविटी। अब ये परमिटिविटी क्या शो करता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपका कोई भी मीडियम है या कोई भी आपका सब्सटेंस है जिसके अंदर आप ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेजर करने की कोशिश कर रहे हो, तो परमिटिविटी उस मीडियम की या उस सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी क्या बताती है कि ये जो आपका मीडियम है ये कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है। अगर आपका कोई ऐसा मीडियम है जो कि अपने अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है, तो उसकी जो परमिटिविटी होगी वो हाई हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई आपका ऐसा मीडियम है जो अपने अंदर ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर ही नहीं कर सकता, तो उसकी जो परमिटिविटी होगी वो काफी लो हो जाएगी। जैसा आपका वैक्यूम हो गया या एयर हो गई। एयर और वैक्यूम की ये प्रॉपर्टी होती है कि उनकी परमिटिविटी काफी कम होती है, वो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते। तो जब भी आप कभी दो चार्ज पार्टिकल्स को वैक्यूम में या फिर एयर में रखोगे तो उनके बीच में आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स देखने को मिलेगी। लेकिन उन्हीं सेम चार्ज पार्टिकल्स को जब आप वाटर के अंदर ले जाओगे तो इक्वल डिस्टेंस पे ही रखने के बाद आपको सेम फोर्स देखने के लिए मिलनी चाहिए थी, क्योंकि आपका फॉर्मूला तो वही है ना, Q1 Q2 बाई R²। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे आप उन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को पानी के अंदर ले जाके रखोगे तो उनके बीच की इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगी। तो वो कम क्यों हो रही है? वो इस परमिटिविटी की वजह से कम हो रही है। वाटर की परमिटिविटी कंपैरेटिवली ज्यादा है वैक्यूम और एयर से, तो इसलिए जो k की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वाटर के लिए, वो कम हो जाती है, क्योंकि k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी k उतना कम होगा, और k जितना कम होगा फोर्स भी उतनी कम लगेगी। तो ये तो हो गई आपकी परमिटिविटी की कहानी। अब देखो, कई बार आप एप्सिलॉन के बजाय लिखा देखोगे एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। फ्री स्पेस को ही हम बोलते हैं एयर या वैक्यूम। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसके अलावा एक चीज आप और देखोगे, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या होता है? एप्सिलॉन आर होती है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव जहां पे भी आता है यानी कि कोई दो क्वांटिटी है उनके बीच में आपको कुछ ना कुछ रिलेशन या रेशियो लिया हुआ है। तो रिलेटिव परमिटिविटी का जो आपका फॉर्मूला बनता है वो बनता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन आपकी किसी भी स्पेस की परमिटिविटी और एप्सिलॉन नॉट है फ्री स्पेस की परमिटिविटी। तो जब आप इसका रेशियो लोगे तो आपको रिलेटिव परमिटिविटी मिलेगी। फ्री स्पेस की परमिटिविटी सबसे कम होती है, तो एप्सिलॉन जो होगा वो हमेशा एप्सिलॉन नॉट से बड़ा ही होगा। जैसे कि अगर आप रिलेटिव परमिटिविटी निकालो वाटर की, तो वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी आती है अप्रॉक्स 85 और 86 के करीब एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब आपने वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे लिया हुआ है तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 85 आती है। तो इसका मतलब है कि वाटर की जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन नॉट से यानी कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी से 85 गुना ज्यादा है ना। तो इतनी ज्यादा परमिटिविटी होने की वजह से ही जब आप वाटर के अंदर दो चार्ज पार्टिकल को ले जाते हो तो उनके बीच में फोर्स कम हो जाती है। तो अब ये जो आपका कूलम्ब लॉ का जो फॉर्मूला बनता है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अब ये जो एप्सिलॉन है इसकी जगह पर आपको एप्सिलॉन नॉट कब पुट करना है?
जब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, तो आप डायरेक्ट एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट पुट कर देना। अगर आपको दिया हुआ है कि वो किसी दूसरे मीडियम में रखे हुए हैं, तो आपको उस मीडियम की रिलेटिव परमिसिविटी दी हुई होगी एप्सिलॉन आर। तो उसके बाद ये जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन है इसी को हम क्या कर लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो बस ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके चार्ज पार्टिकल फ्री स्पेस में रखे हैं, तो आप डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट पुट करना। और एप्सिलॉन नॉट जब आप पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो आपकी के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है पहले से ही, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो कभी भी फ्री स्पेस का क्वेश्चन आएगा तो आप के की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, आपको ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, ये सब आपको कब जरूरत पड़ेगी, अगर आपके चार्जेस किसी दूसरे मीडियम में रखे हुए हैं। ओके, चलो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में देखो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, बुक्स में काफी घुमा फिरा के दी हुई होती है ये चीज, तो हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक सेटअप है, यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, 1 और 2। 2 के ऊपर एक फोर्स लग रही है F21, 1 के ऊपर फोर्स लग रही है 2 की वजह से F12। अब देखो ये जो फोर्स है F12 और F21, इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं। इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला अभी कूलम्ब्स लॉ लगा के, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी थी। ठीक है, अभी तक हमने इसकी डायरेक्शन की कोई बात नहीं की थी। अब वेक्टर फॉर्म में हम इसकी डायरेक्शन मालूम करेंगे, क्योंकि वेक्टर का मतलब ही क्या होता है, वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड विद अ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये किसी एक डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन को ही हम जब कूलम्ब लॉ के साथ लिखेंगे इस डायरेक्शन को, तो वो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ बन जाएगी, है ना। तो मान लिया हमने F21 निकाला था, F21 क्या था, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सिंपली ये था आपका F21। अब मेरे को इसके साथ इसकी डायरेक्शन भी लिखनी है, तो आप देखो F21 की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, ये डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है ना, लेफ्ट टू राइट आपकी स्क्रीन पे। अब यही डायरेक्शन किसकी होगी, अगर मैं 1 से 2 पे एक वेक्टर ड्रॉ करूं, इस तरीके से एक वेक्टर में ड्रॉ करूं जो कि 1 से 2 तक जा रहा है, इस वेक्टर को मैं बोल देता हूं वेक्टर R21, यानी कि जिसका डिस्प्लेसमेंट हुआ पॉइंट 1 से 2 तक, ये है वेक्टर आपका R21। इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा इस डिस्टेंस के इक्वल, जो कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में है, R। तो R21 जो आपका वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं तो वो क्या होगा, वो होगा R। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। इसकी डायरेक्शन कौन सी है, इसकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है जो आपकी F21 की डायरेक्शन है। अब मैं F12 और F21 के ऊपर वेक्टर साइन लगा देता हूं, क्योंकि अब हम इनकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अब देखो अगर मैं R21 वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना चाहूं, तो यूनिट वेक्टर निकालने का हमें पता है, यूनिट वेक्टर R21 क्या होता है। अगर मैं R21 वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो मेरे को एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा R21 की डायरेक्शन में, है ना। ये जो R21 कैप है ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो यूनिट वेक्टर को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे स्केलर क्वांटिटी के साथ, तो उसकी मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब वो स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी में चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्शन भी शो करेगी। तो हम सेम यही काम करने वाले हैं। ये जो फोर्स है F21, अब हमने इस स्केलर को वेक्टर में चेंज कर दिया। कैसे, इसमें मल्टीप्लाई कर दी एक यूनिट वेक्टर की, जो कि इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। तो सिंपली ये क्या है, ये आपकी वेक्टर फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ की। ये आपकी सिंपल वेक्टर फॉर्म है जो आपको याद रखनी है। इसी इक्वेशन को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, तो ये F21 है, जिस फोर्स को हमने अब एक वेक्टर में चेंज कर दिया है। K कांस्टेंट है, तो ये सिंपल ऐसा ही रहेगा। Q1 Q2 भी स्केलर क्वांटिटी है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती चार्ज की। अब ये जो R है, देखो R क्या था, यहाँ पे देखो R क्या है, R R21 का एक मैग्नीट्यूड है। तो मैं R की जगह पे R21 का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इनटू, अब R21 कैप क्या है, R21 कैप की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो,
यानी कि R21 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर। अब सिंपली देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे ये दोनों जो क्वांटिटी है ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे नीचे इसका क्यूब हो जाएगा और जो आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी F21 इक्वल्स टू हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई R21 वेक्टर का होल क्यूब इनटू R21 वेक्टर। तो ये है आपकी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब इसमें हमें ज़्यादातर कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्यूब आ गया है ना, तो हम इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीचे तो स्क्वायर होता था, क्यूब कैसे आ गया। तो ये जस्ट इस यूनिट वेक्टर की हमने वैल्यू पुट की है, जिसकी वजह से यहाँ पे नीचे क्यूब आ गया है और ऊपर मल्टीप्लीकेशन में एक वेक्टर आ गया है। तो चाहे आप इस फॉर्म को याद रख लो, इसको याद रख लोगे तो और अच्छा है। बाकी न्यूमेरिकल्स वगैरह करने के लिए हमें वेक्टर फॉर्म की कभी यूज पड़ती नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन का पता हम अपने आप ही चला लेते हैं। लाइन ऑफ एक्शन पे अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अपोज कर रहे होंगे, अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब देखो हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, कि अगर हमारे पास एक सिस्टम दिया है जहां पे मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट हैं, यानी दो से ज्यादा चार्जेस अगर कहीं पे प्रेजेंट है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। अभी तक जो हमने कूलम्ब लॉ पढ़ा है उसमें हमने हमेशा दो चार्ज पार्टिकल्स को लिया और उनके बीच में फोर्स निकाली, है ना। अब समझो यहाँ पे तीन चार्ज पार्टिकल हैं, पार्टिकल 1, 2 एंड 3। 1 और 3 यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं और 2 एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। चलो मैं इनको कुछ चार्ज भी दे देता हूँ। समझो 1 के ऊपर है +2 कूलम्ब चार्ज, 3 के ऊपर भी +2 कूलम्ब चार्ज है और 2 के ऊपर -1 कूलम्ब चार्ज है, ये नेगेटिव है। अब मान लिया हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि निकालो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन थर्ड पार्टिकल। तो इसको हम किस तरीके से निकालेंगे। देखो, थर्ड पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो दो चार्जेस की वजह से लग रही होगी, एक चार्ज नंबर 1 और एक चार्ज नंबर 2। तो हम बारी बारी दोनों से लगने वाली फोर्सेस को निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 की वजह से 3 के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो सबसे पहले हमने दोनों की लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ की। हम जानते हैं जो फोर्स लग रही होगी वो इसी लाइन ऑफ एक्शन पे लग रही होगी, या तो टुवर्ड्स 1 या फिर अवे फ्रॉम 1। अब क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं तो जो फोर्स लगेगी वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तो यानी कि ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में लग रही है। इस फोर्स को मैंने क्या नाम दिया, इस फोर्स को मैंने नाम दिया फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। इसकी डायरेक्शन भी मुझे पता है तो इसलिए मैंने इसको वेक्टर साइन लगा दिया। अब इस F31 का वैल्यू कितनी होगी वो हम कूलम्ब्स लॉ से बताएंगे कितनी होती है। तो F31 कितनी होगी, F31 विल बी इक्वल्स टू K इंटू Q1। Q1 कितना है +2 कूलम्ब, तो यानी कि 2 इंटू Q2 यहाँ पे कितना है, यानी कि जो थर्ड वाला चार्ज है ये भी 2 कूलम्ब है, इंटू 2 डिवाइड बाई इनके बीच में जो भी डिस्टेंस रही होगी, समझ लो ये डिस्टेंस है A, डिवाइड बाई A²। तो ये वैल्यू हो गई आपकी F31 की। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ F31। डायरेक्शन हमने यहाँ पे शो कर ही दी है। अब इसी तरीके से 3 के ऊपर एक फोर्स लग रही होगी चार्ज पार्टिकल 2 की वजह से। तो 2 से 3 पे कितनी फोर्स लग रही है वो हम मेजर कर लेते हैं। पहले लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। इसी लाइन के अक्रॉस फोर्स वर्क कर रही होगी। अब क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस है तो 3 जो है 1 की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। इस फोर्स को हम क्या नाम दे देते हैं, F, जो 3 के ऊपर लग रही है 2 की वजह से। डायरेक्शन हमको पता है इसलिए हमने वेक्टर साइन लगा दिया। तो अब इस F32 की जो वैल्यू होगी, ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, K इंटू Q1 Q2। एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी वैल्यू 2 है, एक की 1 है, डिवाइड बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लिया हमने, कुछ भी मान लिया B है, तो डिवाइड बाई B²। तो इस तरीके से हमने दोनों वैल्यूज निकाल ली, F32 भी और F31 भी। अब हमें देखना है 3 के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही होगी। तो देखो यार, रिजल्टेंट फोर्स निकालना आपको पहले से ही आता होगा, नहीं आता है तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। कभी भी दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर मान लिया ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक है, वेक्टर A एंड वेक्टर B। अगर हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, मान लिया ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट के लिए आपका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। वो होता है A² + B²
प्लस 2ab cos थीटा, और ये थीटा क्या है, a और b के बीच का एंगल। तो अगर आपको इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पता है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड पता है तो आप इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है मल्टीपल चार्जेस का, तो उसमें आपको हमेशा इनकी जो ओरिएंटेशन है चार्जेस की वो दी होगी, मतलब कि इनके बीच में कितना कितना एंगल है, तो उससे आप ये जो एंगल है बीच का थीटा, ये आपको मालूम होगा। तो थीटा आपको मालूम होगा, F31 और F32 आप कूलम्ब्स लॉ से निकाल सकते हैं दोनों मैग्नीट्यूड। तो अब इन दोनों को इस फॉर्मूले में अगर आप पुट कर देंगे A और B की जगह, तो आपको ये रिजल्टेंट फोर्स एक मिल जाएगी जो 3 के ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में लग रही होगी, ये आपकी F नेट आ जाएगी ऑन 3। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल चार्जेस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब भी कभी आपको किसी एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स निकालनी होगी तो आप सेपरेटली हर पार्टिकल से लगने वाली उसके ऊपर फोर्स निकालना और फिर उन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लेना, तो आपकी नेट फोर्स आ जाएगी। तो आज का वीडियो यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप आपको कूलम्ब्स लॉ अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, और कोई भी डाउट होता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, टेक केयर।